Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing history of Tamil Nadu board. This is chapter 34 which is about the Cold War period. So इस chapter में हम Cold War पढ़ेंगे. तो आप पहले देख लीजिए कि इस chapter के क्या क्या contents हैं. तो पहले हम समझेंगे कि कोल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुआ, नेटो का क्या फॉर्मेशन है, वार्सो पैक्ट क्या था, चाइना का क्या रोल था, कोरिया की क्राइसिस क्या हो रही थी, वियतनाम वॉर क्या था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस फिर हुई, और फिर डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वॉर कैसे हुआ, है ना, कैसे धीरे धीरे डे टेंशन्स हैं वो शुरू हो गई और एंड कैसे हुआ. देखो, इसके पहले हम दो मेजर वॉर समझ चुके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, है ना. तो ये जो दो मेजर वॉर थे, यहाँ पे आर्म्स एंड एमिनेशंस यूज़ किए गए थे, लोग डायरेक्ट लड़ना शुरू कर दिए थे, है ना. कोल्ड वॉर इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट. जब कोल्ड वॉर की अगर आप बात करोगे तो कोल्ड वॉर इज़ अबाउट टेंशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, यूएस एंड यूएसएसआर. तो ये जो दो मेजर पावर्स थे उनके बीच में टेंशन्स था. So basically this Cold War was ongoing political rivalry between the United States and Soviet Union which was the USSR, और उनके जो एलाइज बनते जा रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में. तो ये वही है, उसको ही हम समझते हैं. तो देखो, इसके पहले सबसे मेजर पॉलिटिकल इवेंट क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो सुपर पावर्स, दो मेजर पावर्स का राइज हुआ, यूएसए एंड यूएसएसआर. ठीक है, ये दोनों सुपर पावर बन गए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशंस पे भी थे. इसकी वजह से अब क्या है ना, ये दो मेजर पावर बन गए तो आपस में इनके कंपटीशन होगा, इनका रिलेशनशिप भी स्ट्रेंड होता जा रहा था, है ना. एंड ये तब तक चला जब तक यूएसएसआर का कोलैप्स नहीं हो गया, है ना. जब यूएसएसआर बहुत सारे डिफरेंट डिसइंटीग्रेट हुआ, रशिया अलग हुआ, छोटे छोटे कंट्रीज़ अलग हो गए. ठीक है, तो जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तब इसका माना जाता है कोल्ड वॉर का अंत. कोल्ड वॉर ये जो टर्म है वो पहली बार बर्नार्ड बरूच ने यूज़ किया था. देयर आफ्टर ये टर्म ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली जब जर्नलिस्ट वॉल्टर लिपमैन ने इसको यूज़ किया था. सो बेसिकली ये कंटिन्यू टेंशन्स थी, कॉन्फ्लिक्ट थी बिटवीन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द कम्युनिस्ट कंट्रीज़. तो वेस्टर्न वर्ल्ड में आपका यूएसए वाला ब्लॉक आ जाता है एंड सेकंड ब्लॉक आ जाता है आपका कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का, जो यूएसएसआर का ब्लॉक आ जाएगा. ठीक है, और यही था आपका बेसिक पर्टिकुलर. कोल्ड वॉर वॉज अदरवाइज आइडियोलॉजिकल वॉर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, या फिर आप प्रोपेगेंडा वॉर, डिप्लोमेटिक वॉर समझ लो, क्योंकि यहाँ पे आप दो आइडियोलॉजीज़ के बीच में लड़ाई देखते हो, कम्युनिस्ट एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, बेसिकली कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी. सो ये जो था वॉर लाइक कंडीशन नहीं थी और पीस लाइक कंडीशन भी नहीं थी. वॉर लाइक कंडीशन यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे सारे देश आपस में एकदम लड़े जा रहे थे आपस में मिलके, वैसी ही लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी यहाँ पे, और ना ही पीस का सिचुएशन था. बहुत ही अनईजी स्टेट ऑफ पीस था यहाँ पे. इवन बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सोवियत यूनियन ने एक्चुअली क्या किया था, कम्युनिस्ट रेजिम इम्पोज कर दी थी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे कि पोलैंड, बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी एंड यूगोस्लाविया. इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सोवियत यूनियन ईस्ट जर्मनी को अपने अंदर लेकर आ गया था और वेस्ट जर्मनी आ गई थी यूएसए के अंदर. सोवियत यूनियन ने क्या किया, उसने सारे रोड्स वेस्ट ऑक्यूपाइड जोन के लिए लाइक बर्लिन से, वहाँ से सब ब्लॉक कर दिए थे और इसको बोलते हैं बर्लिन ब्लॉकेट. तो 10 एक टेंस सिचुएशन डेवलप हो गई आपके दोनों ब्लॉक्स के बीच में, है ना. कोल्ड वॉर ग्रुप्स बनते जा रहे थे ऐसे धीरे धीरे. West was now concerned about the Russian influence and USA had then assumed the responsibility of containing communism. तो उनका कि आप ये कम्युनिज्म को तो हम जो है सिखाएंगे कि कैसे इसको चलाना है, कैसे इसको चलाना नहीं है. ऑन जून 5, 1947 मार्शल प्लान अनाउंस किया गया यूएसए के द्वारा, जिसमें इकोनॉमिक असिस्टेंट दी जानी थी वेस्टर्न यूरोपियन नेशन को. सो ये एक स्टेप था यूरोपियन कॉन्टिनेंट को कम्युनिज्म से बचाने का. इन द रिस्पॉन्स टू दिस मार्शल प्लान सोवियत यूनियन ने अपना प्लान निकाला, मोलोतोव प्लान. ठीक है, 12 मार्च 1948 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आई. अब ये डॉक्ट्रिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट है कोल्ड वॉर पीरियड का. ट्रूमैन यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ये अनाउंस की गई और इसके अकॉर्डिंग यूएस विल बी प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड टू ग्रीस एंड टर्की. ओके, अराउंड $400 मिलियन. ये क्यों देगा, जो सोवियत कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है उससे बचाने के लिए. नेटो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो देखो यूएसए
ने अपना मिलिट्री अलायंस और ज़्यादा स्प्रेड करना शुरू कर दिया था, है ना। वो जो चाहता था कि जो कम्युनिज़्म है वो वेस्टर्न यूरोप में ना फैले। इन द बिगनिंग डायरेक्शन वाज मेड बाय साइनिंग द ब्रसल्स ट्रीटी। ये साइन की गई थी 1948 में। ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने इस ट्रीटी को साइन किया और बोला कि हम मिलिट्री कोलैबोरेट करेंगे, है ना, कि इनके साथ अगर वॉर हो गया तो हम आपस में भाई भाई। फिर 4 अप्रैल 1949 में नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बाद में आया। तो आप ये देख लीजिए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी साइन किया गया। ये भी मिलिट्री पावर ब्लॉक था जिसको नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नेटो बोलते हैं। यूएसए, कनाडा, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पोर्टुगल, डेनमार्क, इटली, नॉर्वे, ये इसके मेंबर बन गए थे। किसके? नाटो के। इन्होंने सबने म्यूचुअली अग्री किया था कि वो अपने मिलिट्री हेल्प एक्सटेंड करेंगे। अगर जैसे कि सपोज़ कनाडा पे किसी ने अटैक कर दिया तो ये सारे कनाडा की हेल्प में आ जाएंगे, है ना। तो यही थी ट्रीटी। और ये किसके अगेंस्ट में थी? ये सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में थी। वॉर्सो पैक्ट क्या था? तो देखो 1955 और 58 के बीच में वेस्ट एशिया वॉज द मेजर सेंटर ऑफ द कोल्ड वॉर। तो जो आपका वेस्टर्न एशिया है वो मेजर सेंटर था। वहाँ पे बहुत सारे वेस्टर्न मिलिट्री पैक्ट्स हुए, जैसे कि बगदाद पैक्ट 1955 में हुआ, जिसको हम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो बोलते हैं लेटर ऑन। इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस मिलिट्री पैक्ट सोवियत यूनियन ने वॉर्सो पैक्ट किया, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको भी किसी न किसी के साथ पैक्ट करना था। वो हुआ 1955 में, है ना, विथ हर सैटेलाइट पावर्स। एंड इस फेज़ में जो मिलिट्री पैक्ट्स हैं वो कंक्लूड किए गए थे। बट जो टेंशन्स थी ईस्ट और वेस्ट के बीच में, समवॉट इट वाज रिड्यूस्ड। चाइना का क्या रोल रहा है? अब देखो, अब चाइना में जब हमने पढ़ा था कि जो कैसे राइज हुआ एशियन नेशंस का, उसमें हमने चाइना के बारे में पढ़ा था। हमने ये समझा था कि चाइना में आ गया है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। माओ सी तुंग 1949 के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए थे और बेसिकली सोवियत ब्लॉक ने इनको हेल्प किया था। यूएसए रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर कंट्री, बोला कि हम ये रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। दूसरे हाथ पे ये जो आपका यूएसए है उसने चियांग काई शेक जो बाद में आए थे उनको नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ताइवान बनाने के लिए हेल्प किया। तो यूएसए ने रिकॉग्नाइज़ किया था नेशनलिस्ट गवर्नमेंट एज अ लीगल गवर्नमेंट ऑफ चाइना और उसको परमानेंट मेंबर बना दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। कम्युनिस्ट चाइना और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको प्रिवेंट किया जाता था, उसको प्रिवेंट किया गया यूएसए के द्वारा कि वो यूएनओ का मेंबर ना बन पाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये राइवलरी चल रही थी। अब कोरियन क्राइसिस क्या है? तो 1950 में द एरेना ऑफ कोल्ड वॉर वाज चेंज फ्रॉम यूरोप टू ईस्ट एशिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, लाइक इन द नॉर्थ कोरिया सोवियत सपोर्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई थी। साउथ कोरिया में अमेरिकन सपोर्टेड एंड स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट बन गई थी। तो आप देख रहे हो कोल्ड वॉर के दो ब्लॉक्स इन पे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए। फिर क्या हुआ? दो कोरियन गवर्नमेंट थी वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गई। फिर 25 जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के इक्विपमेंट्स के साथ लड़ाई कर रही थी और उसके पास चाइनीज़ ट्रूप्स थे। और वाइल यूएसए इन द नेम ऑफ यूएन फोर्स वॉज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द साउथ कोरिया। देखो हमने यूएनओ के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ना कोरिया के बारे में, तो ये वही सीन यहाँ पे वहाँ पे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। कोरियन वॉर लेटर ऑन कोल्ड वॉर में बदल गया, है ना। एंड एक्चुअली जो कोरियन वॉर था इसने जो कोल्ड वॉर है उसको आर्म कॉन्फ्लिक्ट में बदल दिया। अब तक कोल्ड वॉर ही चल रहा था, आर्म्स नहीं इसमें यूज़ किए जा रहे थे, बट यहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। अब वियतनाम के वार के बारे में बात करते हैं। तो जब कोल्ड वॉर था वो वियतनाम में भी चल रहा था। देखिए जो देन बिन फू है ऑन 7 May 1954 his fall brought the final collapse of France in Indo-China region। अब जेनेवा अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वियतनाम को पार्टीशन करना था, 17 पैरेलल लाइन के अनुसार उसको पार्टीशन करना था बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। कॉन्फ्लिक्ट हो गई दोनों रीजन के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। यूएसए इस वॉर में आ गया, उसने सपोर्ट किया साउथ वियतनाम का। फर्दर इन ऑर्डर टू कंटेन द कम्युनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेटो फॉर्म की गई थी 1954 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे दीज आर द रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। देखो रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट बोल रहे हैं, यानी कि
ये भी पीस टाइप के अग्रीमेंट हैं, ये भी किस तरह के अग्रीमेंट हैं। यहाँ पे जो मेंबर्स नेशंस हो गए वो सपोज़ कोई एक रीजन है वहाँ पे ट्रीटी साइन करेंगे और उनके ऊपर कोई अटैक करेगा तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, है ना, एक तरह का अश्योरेंस पैक्ट मान लो। तो नेटो के हमने देखा एक्सपेंशन करके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके बोलते हैं हम इसको, 1955 में फॉर्म हुआ था। 12 मेंबर ग्रीस, वेस्ट जर्मनी, टर्की। सीटों की बात करें तो 1955 यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड फिलीपींस। वॉर्सो पैक्ट की बात करें अगेन 55 रशिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी एंड रोमानिया। ठीक है, नाउ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करते हैं 1962 की। तो सोवियत यूनियन ने अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो क्यूबा में क्या किए थे, स्टेशन किए थे, जो कि अगेन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, सोवियत का अलाय था। तो यूएसए ने कंसिडर किया इसको, उसको लगा, डर लगा कि यार ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। जॉन एफ कैनेडी जो थे उन्होंने 7th न्यूक्लियर फ्लीट भेजा क्यूबा की तरफ, और इसकी वजह से लिटरली दोनों सुपर पावर्स थे वो एकदम वर्ज ऑफ वॉर पे आ चुके थे। हाउएवर गुड सेंस प्रिवेल्ड ऑन बोथ द साइड्स एंड क्राइसिस को हटा लिया गया। सब्सिक्वेंटली यूएसएसआर डिसमेंटल्ड मिसाइल इन क्यूबा लेटर ऑन। फिर देखते हैं कि कैसे डिक्लाइन हुआ कोल्ड वॉर का, विच इज़ द रिडक्शन ऑफ टेंशन। ये जो टेंशन चल रहा था आपस में, ये लड़े जा रहे थे, है ना, तो वो कैसे टेंशन्स दूर हुई। तो 1960 के बाद यूएसए, यूएसएसआर, दे बोथ डेवलप्ड इक्वालिटी इन न्यूक्लियर वेपन्स। दे हैड एक्चुअली इक्वालिटी इन न्यूक्लियर वेपन्स। तो दोनों के पास अगर इक्वल तरह के न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो अगर एक ने न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट किया, तो दूसरा भी करेगा, तो फिर पूरी तरह से दोनों का डिस्ट्रक्शन होना है। इस अवेयरनेस की वजह से दोनों सुपर पावर्स को लगा कि पीसफुल एग्जिस्टेंस तो हम नहीं कर पाएंगे अगर हम इस तरह से आर्म्स बढ़ाते रहे और लड़ते रहे। तो उन्होंने एक न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की, NTBT बोलते हैं, 1963 में इसको साइन की। ये जो ट्रीटी थी, दिस वाज फॉलोड बाय अ हॉटलाइन अग्रीमेंट बिटवीन द वॉशिंगटन एंड क्रेमलिन। आफ्टर 1917 एक फ्रिक्शन हुआ सोवियत यूनियन में और कम्युनिस्ट चाइना में, जिसकी वजह से साइनो सोवियत आपका रिफ्ट स्टार्ट हो गया। जो लोग थे पीपल, एक्चुअली द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एडमिटेड इनटू UN। तो फाइनली अभी क्या था, ये तो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे थे, अब इन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर दिया। प्रेसिडेंट निक्सन ऑफ USA वो मॉस्को गए। 1972 में उन्होंने SALT I ट्रीटी, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, ये साइन करी। फिर अब देखो ये ट्रीटी कैसे साइन हो रहे हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के लिमिटेशंस के, कि यार इतने लिमिट के आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि सामने वाले को भी डर लगेगा, वो भी बढ़ाएगा। ऐसे करते करते तो सिर्फ आप सारा पैसा, सारी एनर्जी आप आर्म्स एंड एम्यूनेशंस में ही लगाते जाएंगे, नेशंस का डेवलपमेंट फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरह की ट्रीटी साइन हो रही थी। जून 1973 में ब्रेजनेव ही पेड अ 9-day विजिट टू US, और फिर उसके बाद फर्दर प्रोग्रेस वाज मेड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन। यही चीज़ें थी जिसने रिड्यूस किया है टेंशन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स, दैट इज़ द US एंड द USSR। अब देखते हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो देखो जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, कम्युनिज्म आपका सोवियत यूनियन में कोलैप्स हो गया, और ईस्टर्न यूरोप में भी सेम से सिचुएशन हो रही थी। अब क्या था, अभी पूरा वर्ल्ड दो पावर के ज़रिए चल रहा था, USA एंड USSR, राइट। तो ये जो क्या थे, दो पावर थे, तो वर्ल्ड क्या था, बाइपोलर वर्ल्ड था। वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड था। तो अभी क्या हुआ है आपका यहाँ पर, here you will see that disintegration of USSR कमज़ोर हो गया। once the USSR has gotten weak, now there only is one major power, that is the USA, right। तो अब ये बाइपोलर से आपका जो वर्ल्ड है यूनिपोलर में बदल गया, राइट। 31 जुलाई 1991 अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एंड सोवियत लीडर मिशेल गोर्बाचेव, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट साइन किया, दैट इज़ द START I ट्रीटी, मॉस्को समिट में। इससे ही आपका पूरा एंड हुआ है पूरे कोल्ड वॉर पीरियड का। देखो
जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर है ना, और उसको कोल्ड वॉर इसीलिए बोला जाता है। अराउंड इट वाज फॉट अप फॉर अबाउट 5 डेकेड्स सिंस 1945। और इस वॉर की वजह से वर्ल्ड ने एक वर्टिकल डिवीजन देखा है नेशन स्टेट्स में, मिलिट्री अलायंस बनाए गए हैं, लोगों ने आपस में फ्रेंड्स और दुश्मन बनाए हैं, आर्म रेस डेवलप हुई है, सारे देशों में एक अवेयरनेस आई है कि उनको आर्म रेस करना पड़ेगा। न्यूक्लियर होलोकॉस्ट threatened the world on many occasions, and it actually started with the World War II, जब USA ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पे अटैक किया था। और उसके जैसे जैसे हमने रेपरकशंस और इफ़ेक्ट देखे, उसकी वजह से पूरा जो वर्ल्ड है उसको पता था कि अगर किसी ने यूज़ कर दिया तो सबका ही जो है नाश होना है। हाउएवर आफ्टर 1970s द डेंटेड resulted in the gradual relations of the tension between the two superpower, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डिसोल्यूशन हुआ सोवियत यूनियन का और आपका कोल्ड वॉर का भी एंड हुआ। सो दिस इज़ द एंटायर चैप्टर अबाउट द कोल्ड वॉर। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स हो जानी है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।